चलो आज फाइनली बात करते हैं हाउ आई गॉट अ फुल वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब इन जर्मनी डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। तो आज से लगभग 2.5 साल पहले जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था तो मेरा जॉब रिमोट था और मैं घर से ही जॉब कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी सबको ऑफिस वापस बुलाने लगी और मेरा ऑफिस बेंगलोर में था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मुझे घर से बाहर जाना ही है और एक नए शहर जाना है तो उससे अच्छा क्यों ना एक नए देश चले। तो बस ये सफ़र यहीं से शुरू हुआ और फिर उसके बाद मैंने प्लान किया कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन फॉरेन कंट्रीज़। और इनिशियली जब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था तो मैंने डायरेक्टली जहाँ पे भी जॉब मिलता है इंटरनेशनल कंपनीज़ में मैं डायरेक्टली अप्लाई करने लगता। हर जगह जो जो देश आप सोच सकते हो, जो जो सुंदर देश हैं, हर जगह मैं अप्लाई कर देता। ऐसा मैंने 2-3 महीने तक किया और थोड़ा सा उसके बाद डर लगने लगा क्योंकि मुझे रिजेक्शन का ईमेल भी नहीं आता था। मतलब समझ, एक होता है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, योर प्रोफाइल इज़ नॉट सेलेक्टेड। तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मेरा एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा क्योंकि एटलीस्ट रिजेक्शन ईमेल, ऑटो रिजेक्शन ईमेल तो आना चाहिए। उसके बाद मैंने और लोगों से कनेक्ट किया लिंक्डइन के थ्रू और उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किया अपना लिमिटेड एआई चैट जीपीटी की हेल्प से। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज़ होती हैं या कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं और आपको रीलोकेशन में मदद करते हैं। तो और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी और देश में जाते हो तो आपको वीज़ा चाहिए वहाँ जॉब करने के लिए, और जॉब अगर है आपके पास तो वीज़ा मिलता है, बिना जॉब के वीज़ा नहीं मिलता। तो इट्स अ वाइस वर्सा, वीज़ा चाहिए जॉब के लिए और जॉब चाहिए वीज़ा के लिए। तो ज़्यादातर अगर कंपनीज़ में आप अप्लाई करते हो तो आप देखना वहाँ पे वो पूछता है आपसे कि जिस आप देश में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो काम करने के लिए, नहीं। और दूसरा सवाल पूछता है कि आपको फ्यूचर में वीज़ा चाहिए कि नहीं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था जब तक मैंने बाकी लोगों से पूछा नहीं और रिसर्च नहीं किया। फिर मैंने ढूंढा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो वीज़ा स्पॉन्सर करती है। एक होता है इंटरनेशनल मार्केट में जॉब, दूसरा वीज़ा स्पॉन्सर करें। क्योंकि जब वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं तो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा होता है। वो एक लॉयर को हायर करते हैं, वो एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, फिर वो आपके लिए वेट करेंगे। इंडिया की जो एम्बेसी है वो सब कुछ वेरीफाई करेगी, फिर वो वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर मतलब कम से कम 2 से 3 महीने लग जाता है। इसलिए ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, आप लोकल देश में ही, अपने शहर में ही या अपने देश के अंदर ही जॉब ढूंढ के लोगों को हायर करती है। इंटरनेशनल हायर तब किया जाता है जब उस देश में उनको वैसा टैलेंट ना मिल रहा हो, उनको कुछ स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत हो, और ये उनको सरकार को बताना भी होता है। यूएस के अंदर ये रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जर्मनी में इस वक्त जिन लोगों को पता हो अभी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट का कमी चल रहा है, स्पेशली आईटी मार्केट के अंदर। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, अब जर्मन लैंग्वेज को कंपलसरी ना रख के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी हायरिंग शुरू कर दी है। स्पेशली स्टार्टअप्स के अंदर आप डायरेक्टली जॉब के थ्रू जॉब लेके आ सकते हो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के थ्रू, इंटरनेशनल कंट्रीज से। जैसे मेरा केस था तो मैंने भी ऐसे किया, इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई किया। पहले मुझे पता किया ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जो जॉब स्पॉन्सर करती है, फिर वहाँ पे मैंने कनेक्शंस बनाए, उनसे रेफरल मांगे, फिर इंटरव्यू आना शुरू हुआ और फाइनली जो जॉब मुझे मिला अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एडजो, जो कि अप्लाई ग्रुप की कंपनी है हैम्बर्ग में, जर्मनी में, वो बिना रेफरल के मिला। अच्छी बात ये है, अच्छी बात इन द सेंस कि बिना रेफरल के भी जॉब मिल सकता है, ये चीज़ इससे क्लियर होता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे कंपनीज़ फाइनलाइज करनी है जो वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। अगर आप कंट्रीज़ ढूंढना चाहते हो तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हो, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस क्या क्या होता है, रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, और फाइनली हम लोग बात करेंगे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे जर्मनी में लाइफ कैसी है, कितना सैलरी चाहिए, टैक्स कैसा है, वगैरह वगैरह। जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हाई लेवल बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप में से कोई किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब ढूंढना चाहता है या जर्मनी में जॉब ढूंढना चाहता है डायरेक्टली इंडिया से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ कि कैसे हम पता करें कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो फुल वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं और रीलोकेशन में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए अभी डिपेंड करता है आप कंट्री चुनना चाहते हैं कि कंपनी चुनना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी और कंट्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इनिशियली अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था जापान में जाने का, क्योंकि 2-3 यूट्यूब चैनल है जैसे रोम जी और अजय पांडे का है। तो इन लोगों को मैं देखता था, मुझे लगा मस्त लाइफ है वहाँ, मुझे जाना चाहिए, पीसफुल लाइफ है और कंट्री साइड एरिया है, काफ़ी घूमने की जगह है। तो उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कल्चर है जापान में एटलीस्ट, है ना, काफ़ी सारी कल्चर, जैसे नीचे बैठ के खाना और श्राइन है, वो सारा कुछ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनापन जैसा लगा। तो मैं सोचा वहाँ जाता हूँ। तो इनिशियली फिर मैंने जापान मार्केट के हिसाब से वहाँ पे कंपनीज़ ढूंढी जो वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। कुछ कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू भी दिया था सबसे पहले, जैसे पे करके है, एक मरकरी करके है, रेंट स्टैंड है, ऐसे मैंने कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यू भी दिया था। फिर मैंने और ज़्यादा रिसर्च करी तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि वो वर्क को वर्शिप मानते हैं और मतलब ख़तरनाक है। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है यार, जापान को रहने दो, जापान को घूमने जाएंगे, घूमने के लिए बहुत सुंदर है, काम कभी और कर लेंगे। फिर मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जॉब ढूंढना शुरू किया और फिर नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, एस्टोनिया, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो कि वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। फिर वहाँ पे मैंने जॉब अप्लाई करी।
तो अब अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारी कंपनीज़ हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल से रिलेटेड आना चाहते हो, डेटा इंजीनियरिंग और इन सब रिलेटेड रोल्स, तो ये जो भी आपको कंपनीज़ लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सारी कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं, और ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इसमें से लगभग आधे से ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लगभग 30% के आसपास कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू भी दिया, ठीक है। तो ये फुल वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना मांगा है, जैसे 3 से 5 साल, तो आप कोशिश करना कि 5 साल की रेंज के आसपास टच करते हो, मिनिमम को नहीं, एटलीस्ट मोर देन एवरेज, ठीक है। तो कोशिश करना, तो आपको इंटरव्यू कॉल ज़्यादा आएंगे। प्लस डोमेन नॉलेज आपकी बहुत मैटर करती है। अभी उसको मैं रेज्यूमे में कवर करूँगा, उसका छोटा टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपको कंपनीज़ मिल गई, मगर अब ये सवाल उठता है कि आपको नई कंपनी अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ, जो सिंपल हैक है। आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे जाके सर्च करो माय जर्नी टू जर्मनी, जिस भी देश में आपको जाना हो, है ना, या जॉब इन जर्मनी। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान देते हैं। उन्होंने, जैसे मैं जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे ज्ञान दे रहा हूँ, तैसे और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी कहानी शेयर करी होगी, तो वो भी ऐसे लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाएंगे या प्लेटफॉर्म बताएंगे कहाँ से जॉब अप्लाई किया, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक और फॉर्मल तरीका है कि आप लिंक्डइन पर जाओ और वहाँ पे आप जैसे पीपल सर्च करते हो, उनको सर्च करो। जो भी आपको पीपल की जगह, जैसे डेटा एनालिस्ट आप सर्च करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्च करते हो, सिंपल सिर्फ सर्च में आओ, उसके बाद पीपल में जाओ, और पीपल में आप उनकी प्रीवियस, उसके अंदर वो होता है, आई थिंक प्रीवियस नहीं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं वो, उनका इंजीनियरिंग का एजुकेशन सेक्शन होता है, उसमें जाके आप लिखो। जैसे मैं अपने केस में विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीटीयू से पढ़ते हैं वो मास्टर्स के लिए जर्मनी आते हैं और फिर वो जॉब करते हैं, या डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि करंट कंट्री मैंने लिखा जर्मनी, और जो उसका एजुकेशन है वो मैंने लिखा विश्वेश्वरैया से। तो इस केस में मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा है जो इंडिया में पढ़ा है, जॉब जर्मनी में कर रहा है या लग्जमबर्ग में कर रहा है। जो भी कंट्री आप डालोगे उस हिसाब से मिल जाएगा। इसमें बस कुछ फिल्टर आपको करना होगा जिन्होंने जर्मनी में जाके पढ़ाई किया फिर जॉब किया। बट आपको मान लो अगर 10 प्रोफाइल ओपन करोगे आप, तो उसमें से 2-3 ऐसे मिल जाते हैं जो डायरेक्ट जॉब लेके जाते हैं। तो आप देखो कौन सी कंपनी के थ्रू वो जॉब लेके गए हैं, इसका मतलब वो कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे, जहाँ से मैंने पता किया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि आपको कंपनीज तो मिल गई, आपको कौन कौन सी वेबसाइट से जॉब अप्लाई करनी है। तो इसके लिए भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। ये सारी वेबसाइट्स के आप लिंक देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो, तो उसका टेंशन मत लो आप। लगभग 8-10 वेबसाइट ऐसी हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो काफ़ी अच्छी हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंट जॉब्स आते हैं, और उनको आप सर्च कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर, और जॉब अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जॉब कंपनी आपने पता कर ली, जॉब वेबसाइट पता कर लिया, अब अप्लाई करोगे तो उसके लिए रिज्यूमे चाहिए। रिज्यूमे के लिए बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो आप, जैसे इंडिया के अंदर जो हाइजीन मेंटेन होती है, सेम फॉर्मेट, सेम टेम्पलेट। कुछ लोग फ़ोटो प्रेफर करते हैं, आई डोंट प्रेफर फ़ोटो। मैंने आज तक कभी फ़ोटो नहीं लगाया, क्योंकि मैं शादी के लिए बायोडाटा नहीं भेज रहा हूँ, मुझे रिज्यूमे जॉब के लिए चाहिए। तो मेरा थोपड़ा देख के क्या करेंगे, नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग मैटर करते हैं, कुछ लोग लिखना चाहते हैं, लिख सकते हो। बट एचआर जब भी आपसे कनेक्ट करेगा तो पहला सवाल यही पूछता है कि आपके नाम को बोलते कैसे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो, इससे थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी रहने दो जो रिज्यूमे में ना हो। अब बात करते हैं कि रिज्यूमे के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका नाम, बाकी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर कोई सेंस नहीं बनाएगा। अगर व्हाट्सअप है उसमें तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनाता। दूसरा आता है ईमेल, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कम्युनिकेशन आपके ईमेल के थ्रू होंगे। तीसरा आपका लिंक्डइन आईडी। इंटरनेशनल जॉब जब भी होता है तो लिंक्डइन आईडी बहुत मैटर करता है, वो आपकी लिंक्डइन जाके चेक करेंगे तो आपकी लिंक्डइन फुली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। चौथा आता है आपका गिटहब। अगर आप किसी भी, अगर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या कोई भी चीज़ करते हो जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व होता है, तो आपके पास गिटहब होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज के समय में, क्योंकि लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, तो गिटहब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसा ही काम करता है, जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो, मतलब प्रोजेक्ट डाल सकते हो। अगर आपने डैशबोर्ड बनाया है तो उनकी स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, उन सब का रिज्यूमे में लिंक भी डाल सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रांड वैल्यू अपडेट ऐड करता है। और फिफ्थ, तो जैसा मैंने बताया, पोर्टफोलियो ऐड चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डेवलपर हो तो आप, कुछ और वेबसाइट्स होती हैं, अगर कोडिंग के कोई प्लेटफॉर्म है, अगर आपने कुछ उखाड़ा है, कुछ बनाया है, तो आप उसको भी वहाँ पे बिल्कुल ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन आता है समरी का। इंटरनेशनल मार्केट में मैं ऐसा बोलता हूँ कि समरी होना चाहिए 2 लाइन का, क्योंकि उससे रिक्रूटर के पास ज़्यादा समय नहीं रहता, तो 2 लाइन में पढ़ के आपके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो 2 से 3 लाइन का समरी बहुत ज़रूरी है। नॉट कंपलसरी बट इट्स गुड टू हैव, और इट्स गुड कि आप ऐड करो। और उस समरी में आप ऐसा मत लिखो कि आप डेटा एनालिस्ट हो, 8 साल का एक्सपीरियंस, मतलब ये सब तो लिख ही सकते हो, बट कुछ ऐसा लिखो कि यूनिक होना चाहिए। अगर मैं आपका पूरे रिज्यूमे हाइड कर दूँ, आपको सिर्फ वो 3 लाइन का समरी दिखाऊं, तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपका रिज्यूमे का समरी है। समझ रहे हो, उस टाइप का होना चाहिए, ना कि आप एक्सपीरियंस से उठा के कॉपी पेस्ट कर दो पॉइंट को, या भर भर के उसमें कीवर्ड स्टफिंग करो, जिसके अंदर आप बताओ आपको पाइथन आता है और वगैरह वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल जॉब के लिए बाहर आ रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर रहा है, उसी कारण ये आपको जॉब दे रहे हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस को आप ऊपर रखिए जस्ट आफ्टर समरी। अगर समरी नहीं रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस सबसे पहले आएगा हेडिंग में।
और एक्सपीरियंस में आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको स्टार मेथड लिख के यूज़ करिए। आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और क्या इम्पैक्ट आया, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो कि उस जॉब से रिलेटेड है, उस डोमेन से रिलेटेड है, तो उस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करिए, उस प्रोजेक्ट को दिखाइए। 2 या 3 प्रोजेक्ट से, 2 बहुत है यार, एक्सपीरियंस है आपके पास 5 साल 4 साल का, तो 2 प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत है। और इन प्रोजेक्ट के आप गिटहब पे लिंक जरूर देना, ठीक है, गिटहब से। उसके बाद आपका हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद आएगा आपका एजुकेशन, अगर आपने मास्टर्स किया है तो वो आएगा, फिर आपका बैचलर्स आएगा, और सबसे लास्ट में आप चाहो तो अचीवमेंट दिखा सकते हो। हाँ, जर्मनी के अंदर रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, या अगर आपने कोई ऐसा किया है कि पेटेंट लिया है, या कुछ भी आपने अनोखा उखाड़ा है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो अचीवमेंट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये आपका बेसिक सा रेज्यूमे हो गया। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि कवर लेटर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ पे मैंने एचआर से भी बात किया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कवर लेटर बनाए थे, काफ़ी मेहनत किया था। बाद में मुझे समझ में आया यहाँ पे आके कि कवर लेटर को एचआर कभी खोलते भी नहीं यार। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा तो कवर लेटर को देखते भी नहीं, मतलब इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। कवर लेटर बनाना है तो आप क्या करो, 2 लाइन लिखो, कंपनी का नाम, आपका नाम, डेजिग्नेशन, जिस रोल अप्लाई कर रहे हो, अपना कितने साल का ईयर ऑफ जो आपने समरी लिखी है ना रेज्यूमे में, उसको कॉपी पेस्ट करो, बंद करो, बस। ये मैं एचआर की बात बता रहा हूँ, जो एचआर यहाँ पे 55-60 साल की होंगी, उन्होंने ये बात मुझसे बोला यार कि जितना टाइम लोग वेस्ट करते हैं कवर लेटर बनाने का, कोई 1-1, 2-2 पेज का कस्टमाइज कवर लेटर बनाता है जॉब के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। कभी मत बनाओ, बस अपना 2-3 लाइन समरी का लिखो और डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट क्या क्या राउंड होंगे इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे राउंड होता है, जैसे इंडिया में होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, मतलब आपको एचआर वीडियो कॉल करेगी और आपसे बेसिक सवाल पूछेगी। इंडिया और यहाँ पे जो मुझे थोड़ा देखने को डिफरेंस मिला, स्टार्टिंग में मुझे जो इंटरव्यू कॉल्स आते थे, मैं टेलीफोनिक राउंड में ही बाहर हो जाता था। तो पहले मुझे लगा कि ये लोग फॉर्मेलिटी करते हैं क्या, कि जस्ट नाम के लिए इंटरव्यू लो, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता रिजेक्ट हो जा रहा था। और टेक्निकली मैं स्ट्रांग था, मतलब क्योंकि एचआर जो 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है एसक्यूएल से रिलेटेड, वो कोई बहुत टफ नहीं होते, बट फिर भी मैं रिजेक्ट हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो मेरी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इनको समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। तो उस सब चीज़ों के बाद फिर मैंने कुछ लोगों से कनेक्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि जो एचआर जो माताएं हैं या जो प्रभु लोग हैं, जो एचआर के आदमी लोग हैं, इनके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल लोग देते हैं, और वो टेक्निकल लोग जो देते हैं उन्हीं को ये लोग, आप जो भी इंटरव्यू में बोलते हैं उसको ये मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने जो बोला वो मैच नहीं हुआ तो ये बोलेंगे टाटा बाय बाय, इस बंदे में दम नहीं है, मतलब इसका टेक्निकल स्किल स्ट्रांग नहीं है। और वो एक तरह से फिल्टर राउंड होता है, उसमें आपको कोई चांस नहीं मिलता, बाहर हुआ तो बाहर हो गए। तो उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं सिर्फ एक ही आंसर दूंगा तो इसका मतलब मैं सेलेक्ट नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूं कि वो आंसर दूं जो उसके टेम्पलेट में, जो उसके पेपर में लिखा हुआ, और वो मुझे आंसर बताएगी नहीं तो मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि आप कैसे पता करोगे कि आपके जो भी आपका डेटाबेस है उसके अंदर कोई कॉलम में नल वैल्यू है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, केस स्टेटमेंट बना के कॉलम बना दूँ, उससे मैं नल का वहाँ पे बता दूँ, मतलब एक फ़िल्टर लगा दूँ, फ्लैग लगा दूँ, यस या फॉल्स। या मैं कोलेंस का यूज़ कर सकता हूँ, कोलेंस को अगर मैं यूज़ करूँगा तो नल वैल्यू को हटा के मैं अपनी वैल्यू फिल कर सकता हूँ। या इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। तो अब वो कैसे मैच होगा कि जो उन्होंने एचआर ने बोला, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अगर मुझे 3 मेथड आते हैं तो तीनों मेथड मैं एचआर को बताता था, तो एटलीस्ट कोई मेथड तो मैच हो, प्लस उसको ये समझ में आएगा कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, ठीक है। और मैं ये मेक श्योर करता था कि जो वहाँ लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं और आपको मेथड बता सकता हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और काफ़ी ज़्यादा फिर इसके बाद मेरे पहले राउंड तो क्लियर होने लगे। वरना ट्रस्ट में ये पहला राउंड मेरे लिए नाइट वेयर था, मतलब मैं टेक्निकल राउंड 2 बार जा सकता हूँ, बट ये एचआर का जो टेक्निकल राउंड है ये मुझसे कान पकड़ लो, मतलब बहुत खतरनाक रहता था। नेक्स्ट आता है टेक्निकल राउंड या केस केस स्टडी, होम, जो भी होम टेक होम केस स्टडी, मतलब घर पे आपको असाइनमेंट देना है, घर पे असाइनमेंट देंगे और आपको करके देना है। तो इंडिया में भी सेम होता है, और जो भी आप इस पे करोगे नेक्स्ट राउंड में आपका इसी पे टेक्निकल क्वेश्चंस होगा, प्लस आपके रेज्यूमे के हिसाब से टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, और तीसरा जो भी आपका जॉब में रिक्वायरमेंट है स्किल्स का उसके हिसाब से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। तो 1.5-2 घंटे का दूसरा राउंड होता है। तीसरा राउंड होता है मैनेजरियल राउंड या लीड के साथ होता है, और इसमें वो थोड़ा सा टेक्निकल से बढ़कर बात करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट के बीच में क्लैशेस होते हैं तो कैसे मैनेज करते हो, अगर क्लाइंट फेसिंग रोल है, क्लाइंट ने बोला कि बहुत अर्जेंट है तो क्या करोगे, अगर सिस्टम में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो कैसे पता करोगे, कैसे मैनेज करोगे, फ्यूचर में कैसे मेक श्योर करोगे कि वो इश्यूज़ दोबारा ना आए। ये जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ के बेसिस में हेल्प करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फाइनली आता है कि जर्मनी में ऐसा कल्चर, आई डोंट नो बाकी कंपनी में, ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो कंपनी का CEO है वो आपसे बात करता है। अभी जैसे मेरी कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई है तो अभी जो CEO उसके पास टाइम नहीं है, तो अब जो कंपनी का डायरेक्टर है वो बात करता है।
तो यहाँ पे ऐसा काफ़ी ज़्यादा रूल है। और आई थिंक 20 या 25 या आधे घंटे का कॉल होता है वो, और उसमें कोई टेक्निकल या बिहेवियर राउंड से रिलेटेड नहीं होता है। दे जस्ट वांट टू नो कि आप जर्मनी क्यों मूव होना चाहते हो, आप किस पड़ाव पे हो लाइफ में, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अगर आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, घर में कैसी सिचुएशन है, जर्मनी मूव होने का क्या रीज़न है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, अगर एजुकेशन में जाना है, आगे रिसर्च में जाना है, इस फील्ड में जाना है तो आगे क्या करना है। काफ़ी डिटेल में वो आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि जर्मनी आने से रिलेटेड है। बाकी ज्ञान मत देना, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी ध्यान रखना। इसमें रिजेक्शन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो उसका मतलब आपने कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर किया है, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद आपकी सैलरी डिस्कस होगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक आता है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। वो ये था कि जो मेरी सैलरी थी वो एचआर ने तो बताया, बट उस कॉल के अंदर मेरी लीड भी थी और मेरा मैनेजर भी था। तो मुझे बहुत शॉक हुआ कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर एचआर मुझे सैलरी बता रही है तो इन दोनों को तो नहीं पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसको तो हम लोग इंडिया में छुपा के रखते हैं, अपने लीड या मैनेजर है किसी को नहीं बताते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लीड और एचआर और जो मैनेजर इन लोग का कहना है कि ये ओपन होना चाहिए, और सिर्फ एचआर के पास ऐसा पावर नहीं होना चाहिए कि वो सैलरी बताए, क्योंकि जो एक्चुअल काम है वो मैं लीड के साथ करूँगा या मैनेजर के साथ करूँगा, तो उसको मेरा वर्थ पता है। जो मैंने टेक्निकल इंटरव्यू दिया है वो लीड और मैनेजर को दिया है, तो उनको मेरा वर्थ पता है कि मैं कितना डिजर्व करता हूँ। तो अगर जो नेगोशिएशन होता है वो दोनों डिसाइड करते हैं। एचआर जो है सैलरी का बैंडविड्थ डिसाइड करेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम, बट जो मेरी सैलरी वो एट द एंड मैनेजर और लीड डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था। मुझे जो सैलरी बोला था वो कम था, बाद में मैंने बोला कि ये नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा तो मैं इंडिया में कमा रहा हूँ, मतलब बचा रहा हूँ, और अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास डोमेन नॉलेज पूरी रेलेवेंट थी, मेरे पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला वो 100% रेलेवेंट है, मैं आते ही डे 1 से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि उस जॉब से रिलेवेंट थी वो सारी मैंने उनको बताई। तो जो मैनेजर था मेरा उसने बोला ठीक है, मेक सेंस, मैं बात करके बताता हूँ। और फिर उसने मेरी सैलरी जो है 8-10 हज़ार बढ़ा के बताई, विच मेक्स सेंस। 8-10 हज़ार यूरो, रुपये की बात नहीं कर रहा, तो विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये सब होने के बाद फाइनली ऑफर लेटर साइन होता है। यहाँ पे काफ़ी सीरियस लेते हैं हर चीज़ों को, क्योंकि जैसे ही आप ऑफर लेटर को साइन करते हो फिर आती है यहाँ पे लीगल टीम, इनके एडवोकेट्स और एम्बेसी, और डॉक्यूमेंटेशन आपका शुरू हो जाता है। आपको वहाँ से कुछ नहीं करना होता, आपको बस अपना पासपोर्ट का फ़ोटो, नाम, नंबर और जो साइन ये बोलेंगे वो साइन करके दे दो। अब जो मेरा वीज़ा प्रोसेस है उसकी अलग ही कहानी है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो जब आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, मतलब वीज़ा के अप्लाई करने के लिए आपको खुद वीज़ा के लिए डेट लेना पड़ेगा, डेट ये नहीं ले सकते। और जर्मनी में जॉब करने के लिए ब्लू कार्ड वीज़ा होता है, और इसका कुछ मिनिमम सैलरी रेंज होता है। आई थिंक 48,000 यूरोज़ के आसपास अभी करंट रेंज चल रहा है। जो भी होगा मैं एग्जैक्ट लिख दूंगा स्क्रीन पर। अगर उससे कम सैलरी है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जर्मनी आने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। अगर इसको आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 48 लाख के आसपास की सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहना खाना इतना महंगा है कि अगर उससे कम सैलरी होगी तो आप जी नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पे मिनिमम सैलरी बहुत मैटर करती है। एक बार आपकी मिनिमम सैलरी डिसाइड हो गई तो आप वीज़ा प्रोसेस में आगे बढ़ जाओगे। डेट सेलेक्ट करोगे। डेट सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्या बोलते हैं उसको, किस जगह से अप्लाई कर रहे हो। उसको कुछ तो बोलते हैं यार, उसका नाम ही भूल गया मैं। मतलब 1.5 साल पहले अप्लाई किया था। मतलब जैसे एम्बेसी तो होता है, बट उसको कुछ बोलते हैं कि आप बेंगलोर एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो, दिल्ली एम्बेसी से, ठीक है, कॉन्सुलेट ऐसे कुछ बोलते हैं। आप जहाँ से अप्लाई करते हो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी कितनी, वहाँ पे रश कितना, उस हिसाब से आपको सीट मिलेगी। और ये ऑनलाइन होता है, और आई थिंक ये हर 24 घंटे पे सीट खुलती है, ऐसा 1 हफ्ते के लिए सीट खुलती हैं और आगे फ्रिक्वेंटली चलती रहती हैं। तो जैसे सीट खुलती हैं 1-2 घंटे के अंदर सारी सीट फिल हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप डेट सेलेक्ट करो, क्योंकि जितनी जल्दी आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट क्लियर होगा उतनी जल्दी आपका वीज़ा बन के आएगा। फिर आप ट्रैवल डेट डिसाइड करोगे और फिर आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो जब तक ये वीज़ा चलता, मुझे पता था इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना लगता है। तो मैंने अपनी कंपनी में पेपर डाल दिया था, क्योंकि मेरी कंपनी में नोटिस पीरियड 2 महीने का था। तो मैंने नोटिस पीरियड डाल दिया था और नोटिस पीरियड मेरा चल रहा था। और कंपनी ने मुझे 1,000 यूरो दिए थे, ताकि ये वीज़ा का जो 1 लाख के आसपास रुपए, तो ताकि जो वीज़ा का जो भी खर्चा है एप्लीकेशन फ़ीस में, और मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं प्रयागराज में था अपने घर पे, तो वहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, तो उसका जो भी पैसा आएगा तो 1 लाख के अंदर आप देख लो। और फिर मैंने डेट लिया, सारा कुछ किया। एक दिक्कत ये हुआ कि एक जो एजेंसी है जो कि मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन संभाल रही थी कंपनी की तरफ से जर्मनी में, उन चिरकुट लोगों ने, एक डॉक्यूमेंट होता है अगर आप जर्मनी आओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं मेक इट जर्मनी। एक तो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया आपका इंश्योरेंस। एक डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है, दैट इज़ मेक इट जर्मनी करके एक डॉक्यूमेंट होता है। 2 या 3 पेज का होता है। उसमें आपकी कंपनी के बारे में, आपका एचआर का नंबर, कंपनी का नंबर, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी सैलरी और कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब बेसिक सारी डिटेल्स, कौन सा डेजिग्नेशन है, सारी डिटेल्स मेंशन होते हैं। 2 पेज का होता है, 2 या 3 पेज का। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे जो चिरकुट जो एजेंसी है उसने नहीं दिया था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा वीज़ा अपने ऑफिस दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ है। मैंने बोला ये तो
है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने एजेंसी को मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि ओ सॉरी गलती हो गई। मैंने बोला यार ठीक है, अब हो गई तो हो गई। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा मत करो, कैंसिल मत करो, मुझे जाना है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि अगर वीज़ा मान लो कैंसिल हो जाता है या प्रोसेस के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले भाई आप जॉब रहने दो, हम किसी और को हायर कर लेते हैं, या दूसरा जो सेकंड बंदा उसको हायर कर लेते हैं, वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। इस चीज़ का बहुत डर लगता है। और दूसरा चीज़, मैं यहाँ पे जॉब छोड़ चुका हूँ, तो यहाँ पे भी नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, तो पता लगा दोनों जगह से मैं चला जाऊँगा, तो इस चीज़ का बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सबमिट कर दो, मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर वो डॉक्यूमेंट मंगा के सबमिट कर दूंगा, मतलब कल भी कर सकता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो ईमेल के थ्रू ही अगर वो पूछेंगे तो आप सबमिट करना, एम्बेसी वाले। मैंने बोला ठीक है, तो वही हुआ। फिर 1 महीने के बाद ईमेल में आया कि आप ये डॉक्यूमेंट शेयर करिए, प्लस मुझसे एक बड़ा चिरकुट डॉक्यूमेंट मांगा एम्बेसी वालों ने भी, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। मैंने जितने लोगों से पूछा आज तक किसी से नहीं मांगा था। वो डॉक्यूमेंट ये था कि आप ये साबित करो कि मैंने 4 साल का बीटेक कॉलेज में रह के किया है, ना कि ऑनलाइन किया है। तो अभी तक मतलब ऐसा, क्योंकि डिग्री में ऐसा लिखा नहीं होता कि ये कॉलेज जाके क्लासरूम जाके फिर मैं, या रेगुलर डिग्री ऐसा कहीं लिखा नहीं होता। वीटीयू की जो डिग्री होती है उसमें ऐसा कहीं नहीं होता। फिर मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्ट निकलवाया वीटीयू से, मतलब बहुत भागा दौड़ी हो गया था। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाके ट्रांसक्रिप्ट निकलवाया। मैंने अभी तक कॉलेज से डिग्री नहीं ली थी, 5 साल 6 साल हो गए, मेरी फाइनल डिग्री कॉलेज में थी, तो मैं बेंगलोर गया, वहाँ जाके डिग्री लिया, मतलब बहुत भागा दौड़ी हुआ। और फिर ट्रांसक्रिप्ट मैंने ये इस कॉलेज में एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाया, एफिडेविट बनवाया कि मैंने रेगुलर पढ़ाई करी है, मेरे पास अटेंडेंस है, हॉस्टल में मैं रहता था, प्रिंसिपल ने साइन किया, चेयरमैन ने साइन किया, और फाइनली ये सब कुछ स्कैन करके किया मैंने। और ये सब स्कैन करने के बाद, भेजने के बाद 1 महीने के बाद मेरा वीज़ा आ गया, 1 महीने से थोड़ा कम में, तो लगभग 2 महीने का समय मुझे लगा एंड टू एंड, वीज़ा डेट लेने से लेके वीज़ा अप्लाई करने तक। और फिर जैसे वीज़ा आ गया उसके बाद फिर मैंने फ़्लाइट्स टिकट बुक करी, ये भी कंपनी ने पूरा पैसा दिया था, तो उन्होंने एक पोर्टल दिया था, उसके थ्रू मैंने जाके फ़्लाइट बुक किया, जो भी चाहो कर सकते हो। तो सबसे महंगा वाला जो मेरे बजट में था, 1500 यूरो के आसपास का बजट था मेरा, तो उसमें जो सबसे महंगा वाला फ़्लाइट था प्रीमियम इकोनॉमी, और लगेज 2 लगेज थे, तो दोनों लगेज का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा सेकंड लगेज का, वो सारा लेके फिर फाइनली मैं जर्मनी आया। तो मैं जर्मनी लैंड हुआ 15 को नहीं यार, आई थिंक 14 तारीख को, 14 अप्रैल को मैं जर्मनी लैंड हुआ, और 15 से मेरा नेक्स्ट डे से ऑफिस शुरू था, 15 या 16 से, ऐसे कुछ था उतना याद नहीं, मैंने स्टोरी डाला था। और जर्मनी आके कैसा लगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सुंदर है। जैसे अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ बैठा हूँ, आई डोंट नो बैकग्राउंड में शायद कोई तो आया था, मुझे आवाज़ आ रही थी। शांत है, पीसफुल है, बस थोड़ा सा ही दिक्कत होता है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी आप मौसम देख सकते हो, पूरा रेनी है हैम्बर्ग के अंदर स्पेशली, और हवा बहुत चलती है। मतलब अभी तो मैं बैठा हूँ, बगल में ग्लास है, तो थोड़ा सा हवा रुक रही है ना, क्रेजी हवा, बट काफ़ी अच्छा है, पीसफुल है, साफ़ सुथरा है, चीज़ें काफ़ी सेटल है। हाँ, वापस आते हैं बैक टू स्टोरी। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यार, कितना हो गया पता है, 30 मिनट का हो गया मतलब 30 मिनट तो नहीं होगा, कट पिट के अराउंड 20-25 मिनट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, वीज़ा मिल गया, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आप इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेट चाहिए, ड्रामाबाजी, पुलिस वेरिफिकेशन, वो सारा करवा के उसमें समय लगता है, तो आप वो बनवा लेना, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है बेसिक FAQ क्वेश्चंस कि जर्मनी आने के लिए, क्योंकि मैं जर्मनी आया हूँ और मैं नीदरलैंड आसपास की चीज़ें कवर कर सकता हूँ, तो उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या जर्मनी में जॉब करने के लिए जर्मन लैंग्वेज आना कंपलसरी है? तो अगर मैं इसका सिंपल आंसर दूँ, मुझे 1.5 साल हो गए हैं जर्मनी में जॉब करते हो, अभी भी मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप आंसर समझ ही सकते हो। हाँ, ऐसा है कि जर्मनी के अंदर अराउंड 70-75% जॉब्स ऐसे हैं जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी होती है, खासकर MNC हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, डेलॉइट, कॉग्निजेंट, CGI, जो भी सारी कंपनी है उसके अंदर ये कंपलसरी मांगता है। और भी काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस और ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि उसके अंदर जर्मन्स काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ों को सीरियस लेते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को। जैसे एयरबस हो गई है ना, वन ऑफ द बिग, सबसे अच्छी जहाज़ की कंपनी है, तो उन सब में आपको जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी होता है। तो अगर जर्मन लैंग्वेज आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो आप मेरे कैटेगरी में आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। बस वो जो 25% जॉब है स्टार्टअप्स, उसके अंदर आप जा सकते हो, सैलरी अच्छी मिलेगी, जो जर्मन कंपनी जिसके अंदर है उनसे ज़्यादा मिलेगी, डिपेंड करता है। मतलब MNC को आप छोड़ दो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को, अदरवाइज ऑन एन एवरेज उनसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन होता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, इंडिया से तो बहुत अच्छा है, उसका भी टेंशन मत लो आप। पर्क सारे मिलेंगे आपको, जैसे अनलिमिटेड यहाँ पे सिक लीव होती है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, किसी के बाप से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मैसेज करो, आराम से घर पे रेस्ट करो, अनलिमिटेड सिक लीव्स होती हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर अच्छा है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ फ्री है। बाकी हेल्थ केयर की तो अलग ही कहानी है, वो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, बाकी लोगों से पता होगा कि यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कम है, इसलिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, बट जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री होते हैं, क्योंकि उसका इंश्योरेंस का पैसा आप देते हो।
इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। जब आप जर्मनी आते हो तो आप ब्लू कार्ड वीज़ा पे आओगे और वो वीज़ा शेंगन वीज़ा के अंदर ही काउंट होता है, मतलब शेंगन कंट्रीज़ के अंदर। तो जो पूरा यूरोप है आप फ्री में घूम सकते हो धड़ल्ले में। फ्री का मतलब बिना वीज़ा के पैसे के, बाकी पैसा तो देना ही होगा, बाप की ट्रेन नहीं है। हाँ, इससे ट्रेन से याद आया कि जर्मनी के अंदर एक बहुत सुंदर चीज़ है, मुझे लगता है ये इंडिया में तो आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो जाएगा तो बहुत बहुत अच्छा है, भविष्य में आई होप कभी हो जाए। वो है कि यहाँ का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरे जर्मनी का, वो सेंट्रलाइज्ड है, जिसको डॉयचे बान बोलते हैं। उसी की ट्रेन चलती है, उसी की बस चलती है, उसी की पानी की नाव चलती है, उसी की मेट्रो, उसी की अंडरग्राउंड मेट्रो, हवा की मेट्रो, उल्टी मेट्रो, सारी ठीक है, सब उसी से कवर होता है। तो एक आप पास लो, 60 यूरोज़ के आसपास का आता है, 62 64 यूरोज़ का महीने का। पूरे जर्मनी में आप अनलिमिटेड फ्री घूम सकते हो इन सभी साधनों से, सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते, फर्स्ट क्लास में जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती है। सेकंड क्लास में आप पूरा जर्मनी फ्री नाप सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, ये वीडियो बनाने के लिए, भयानक हवा चल रही है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं घर से आया एक ट्रेन लेके, क्योंकि थोड़ा दूर है ये जगह। उसके बाद मैंने एक मेट्रो ली और फाइनली यहाँ तक आने के लिए, इस घाट तक आने के लिए, एक्चुअली मैं एक नदी के बगल हूँ, यहाँ तक आने के लिए मैंने एक बस ली। तो ये सारा साधन फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट एक डॉयचे बान के टिकट से, और वो टिकट भी किस में है, मेरे मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये इंडिया में भी हो जाए तो सोचो कितना मज़ा आता है। जैसे सेंट्रल रेलवे पूरे इंडिया की रेलवे चलाती है, वैसे मान लो रोडवेज सबका अलग अलग होता है। कर्नाटका का खुद का रोडवेज है, आंध्रा का है, यूपी का अपना है। तो अगर मान लो ये सारा सेंट्रल, सबका अपना अपना रखो, ठीक है, मेंटेन करने में ईजी होता है, बट इनको सबको एक सेंट्रलाइज लेवल पे ले आओ और इन सबका एक पास बना दो, मंथली पास, कि पूरे इंडिया में मान लो कन्वीनियंट फीस मान लो 1000 रुपये का या 5000 रुपये का या 2000 रुपये का, जितना भी है, और सारे आप ट्रेन के अंदर जनरल क्लास में फ्री घूम सकते हो, बस के अंदर आप रोडवेज में फ्री जा सकते हो, सीट रिजर्वेशन नहीं होगा बट आप फ्री में घूम सकते हो। तो आप सोचो कितना बेस्ट होगा यार, मतलब पूरा इंडिया घूमने में कितना मजा आएगा। आप नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट पूरा इंडिया छान सकते हो। मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पास की वजह से मैंने जर्मनी में बहुत घूमा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल आता है कि मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए अगर मैं जर्मनी मूव करने के डिसाइड करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि अराउंड 48,000 के आसपास, 48,000 यूरोज़ मिनिमम सैलरी होनी चाहिए आपकी एक साल की, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, ब्लू कार्ड वीज़ा। बट अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कम से कम, देखो डिपेंड करता है कौन से शहर में आते हो जर्मनी में, आप फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, हैम्बर्ग, कहाँ पे आते हो उससे डिपेंड करता है। जैसे म्यूनिक काफ़ी महंगा है, ठीक है, चलो एवरेज की बात करते हैं। एवरेज कम से कम बोलूँगा 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो 65,000, ये मिनिमम है एवरेज के अंदर। अगर इससे कम मिलता है तो आप नेगोशिएट करो, बढ़ाओ, नहीं तो और कंपनीज में जॉब ढूंढो। अगर आना ही आना है तो आ सकते हो, बट 65,000 से अगर कम है तो आई पर्सनली आई डोंट रिकमेंड। ठीक है, जैसे मेरे केस में जब मैं आया था तो जिस कंपनी में मैं आया था इसमें मिनिमम पैकेज ही 65,000 का था, उससे ज़्यादा सभी को मिल रहा था। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो एक आपको हाई लेवल बता दे रहा हूँ, इसका वीडियो कभी अलग से डिटेल बना दूंगा। तो अगर आप रहते हो तो कम से कम 1200 यूरो, 1300 यूरो, अगर आप अकेले स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हो या 1 BHK में रहते हो तो 1200-1300 का तो सिर्फ घर होगा आपका। इसके बाद महीने का खाने का लगभग 300 से 400 यूरो के आसपास, राशन और बेसिक खाने पानी का। अगर होटल जाओगे हफ्ते में, महीने में अगर 2 या 3 बार होटल में भी खाना खाते हो तो 100 यूरो वहाँ पे रख लो। अब अगर मान लो कहीं घूमने फिरने जाते हो तो वहाँ आप अलग कॉफ़ी पियोगे, खाओगे, 5 यूरो के आसपास की, यहाँ पे 6 यूरो के आसपास की अच्छी कॉफ़ी आएगी, रोड चलती नहीं, ठीक ठाक कॉफ़ी आएगी 5-6 यूरो की। तो उस कॉफ़ी का ऐसे हिसाब से अगर आप रख लेते हो, कुछ कपड़े खरीदोगे तो 30-40 यूरो के तो नॉर्मल कपड़े यहाँ पे आते हैं, या जूते खरीदोगे तो 50-60 यूरो, 70 यूरो के तो नॉर्मल जूते आते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप रख लोगे तो आपका जो सैलरी है तब आपको कुछ बचा सकते हो, लगभग 1-1.5 लाख रुपए महीने का। अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनेगा जर्मनी आके। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं या काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ तो ये रहता है कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं बचा पा रहा। कभी भी जर्मनी पैसे के लिए मत आओ, ये चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, खुला हवा है, खुला वातावरण है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है काम करने को। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ये लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेबर लॉ काफ़ी अच्छा है। जर्मनी के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, जॉब स्विच कर सकते हो। आप नीदरलैंड चले जाओ, आप लग्जमबर्ग चले जाओ जॉब के लिए, आप पोलैंड जा सकते हो या डेनमार्क या किसी भी अदर कंट्रीज में जाके जॉब कर सकते हो, तो वो काफ़ी बड़ा बेनिफिट आता है आपके पास। इन सब चीज़ों के लिए आप जर्मनी आ सकते हो, बट पैसे के लिए आई डोंट प्रीफर। ठीक है, तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप देख सकते हो। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। बहुत लंबा वीडियो बन गया यार, बहुत लंबा, मतलब मैंने सोचा नहीं था, लगभग 30-35 मिनट का, मैंने सोचा था 5-6 मिनट में सब कवर कर लूँगा। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हो, घुटना जाम हो गया भाई, गजब।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 13 मंजिल है। उसके ऊपर जो ब्रिज और टावर बनाया है वो अलग। माय गॉड, गजब गजब। इस शिप को देख के ऐसा लगता है कि कोई दीवार जैसे पास हो रही है, इतना बड़ा।